हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। वैसे आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे कर ले, ताकि मेरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। और चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी कहानी। मगर उससे पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अरुणाचल प्रदेश देखने में यहाँ की हरियाली काफ़ी ज़्यादा मन मोह लेने वाली है। वैसे अरुणाचल के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है उगते सूर्य का परतव। आज की कहानी यहाँ के शहर के ऊपर है। मैं आप सबके लिए नई कहानी लेकर आ गई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगेगी। गुप्त अंधेरी रात में गांव का इलाका बेहद ही सुनसान लग रहा था। आसपास कोई मौजूद नहीं था। वहाँ एक 28 वर्ष का आदमी मौजूद था। अरुणाचल प्रदेश का इलाका वैसे तो पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिस कारण जल्दी और काली रात हो जाती थी। रात के वक्त होते ही पूरा इलाका ही सुनसान था। देखने में वो आदमी उसी गांव का लग रहा था। पहनावे में उसने मटमैली सी धोती और कुर्ता पहना था। अपने हाथ में टॉर्च पकड़ रखी थी। वैसे रात में खाली इलाके की तरफ कोई भी जाना उचित नहीं समझता, पर वो आदमी बिना किसी फिक्र के आराम से टहलता हुआ चले जा रहा था। वैसे पहाड़ी इलाका होने के कारण काफ़ी कम घर पहाड़ पर हुआ करते थे। कभी उस आदमी को एक दो घर दिख जाते थे। वहीं कुछ दूर चलते हुए काफ़ी आगे चला आया था। कुछ ही पल में आसमान में अचानक से काले बादल छाने लगे। उन बादलों में कभी कभी बिजली कड़कने लगती। देखते ही देखते कुछ ही देर में बारिश होना शुरू हो गई। वो आदमी खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, अचानक से बारिश क्यों शुरू हो गई? अब तो मुझे घर पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा। खैर, मुझे बारिश से बचने के लिए जल्दी कोई जगह खोजनी पड़ेगी। ये कहकर वह आदमी आसपास जगह खोजने लगा, पर सुनसान इलाका होने के कारण सिर्फ खेत ही खेत दिख रहे थे। पास में कहीं छिपने की जगह नहीं थी। वह आदमी खुद को भीगने से बचाता हुआ सीधा दौड़कर आगे जाने लगा। रास्ते में बारिश की बूंदें पड़ने के कारण मिट्टी वाला रास्ता काफ़ी फिसलन भरा हो गया था। वह आदमी तेज़ी से भाग ही रहा था। अचानक उसे कुछ दूरी पर एक पेड़ दिखाई दिया। अंधेरा होने के कारण वो पेड़ दूर से सही नज़र नहीं आ रहा था और इस आदमी को बारिश से बचने की उम्मीद नज़र आ गई। जल्दी से वो आदमी उस पेड़ के पास पहुंच गया। ये पेड़ एक बरगद का था, जो काफ़ी बड़ा सा और भयानक दिख रहा था। वो आदमी खुद से बोला, मुझे इस बरगद के पेड़ के नीचे छिप जाना चाहिए। जैसे ही बारिश खत्म होगी मैं घर के लिए तुरंत निकल लूँगा। इतना कहकर वो आदमी जल्दी से बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बरगद का पेड़ विशाल होने के कारण बारिश की बूंद उस आदमी तक नहीं पहुँच पा रही थी। आसपास ठंडी हवाएं भी बहना शुरू हो गई थी, जिस कारण वो आदमी के भीगे कपड़ों के कारण उसे ज़ोर की ठंड लगने लगी। वो आदमी अपने हाथों को आपस में मोड़कर पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ पल हुआ ही था कि किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आज फिर से यहाँ पर कोई इंसान चल कर आया है। फुसफुसाने की आवाज़ इतनी धीमी थी कि उस आदमी को बिल्कुल हल्की सी सुनाई दी। उस आदमी ने तुरंत गर्दन उठाकर इधर उधर देखा, पर दूर दूर तक काले अंधेरे के सिवा कोई नज़र तक नहीं आ रहा था। उस आदमी ने मन में सोचते हुए कहा, ज़रूर हवा के कारण मुझे किसी के होने का भ्रम हो रहा होगा। बस जल्दी ही बारिश छूट जाए ताकि यहाँ से जा सकूँ। काफ़ी देर तक तेज़ बारिश और भी बढ़ते जा रही थी। इसके बाद पेड़ से बारिश की बूंद टपक टपक कर उस आदमी के सर पर गिर रही थी, जिस कारण उसके बदन पर का कपड़ा और भी गीला होता गया। ज़्यादा गीला होने के कारण उस आदमी ने
ठंड से बचने के लिए कपड़ा उतार दिया। तभी फिर से फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। वाह, इसके शरीर का खून लाजवाब होगा। उस आदमी ने फिर से इधर उधर नज़रें फेरी, पर फिर कोई नज़र नहीं आया। साथ ही बिजली भी चमक रही थी। अचानक से सर पर पानी की बूंद टपके जा रही थी। जैसे ही उसने अपने सर पर हाथ लगाकर हाथ को देखने की कोशिश की, तभी बिजली की रोशनी में उसने देखा उसके हाथ में पानी नहीं, खून लगा हुआ था, जिसे देखकर वह आदमी घबरा कर खड़ा हो गया। उस आदमी ने बरगद के ऊपर देखते हुए खुद से कहा, आखिर ये खून की बूंद कैसे टपक सकती है? क्या मेरे सर से खून निकल रहा है या खून की बारिश हो रही है? उस आदमी ने बाहर देखा तो नॉर्मल बारिश हो रही थी। अचानक से बरगद के पेड़ पर से तेज़ी से खून की बूंद गिरने लगी। ये खून की बारिश इस बरगद से क्यों हो रही है? डर के मारे वो आदमी अपने कदम पीछे खिसकाते हुए बरगद के पेड़ के नीचे से दूर हटने लगा। बरगद के पेड़ से आवाज़ आई, आओ तुम हमारे पास, तुम भी हमारी तरह मौत की पुतली बन जाओ। देखते ही देखते उस बरगद के पेड़ पर कई सारे काले रंग की गुड़िया टंगी हुई नजर आने लगी, जिसमें से लगातार खून टपक रहा था। वो आदमी जल्दी वहाँ से भागने लगा, पर अचानक उसके कदम खुद ब खुद रुक गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पैरों को जकड़ लिया हो। उसके बाद बरगद पर टंगी सारी काली गुड़िया एक जगह इकट्ठा होकर किसी बड़े शैतान का आकार लेने लगी। वो आदमी घबराते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे पता होता ये शैतान का है तो मैं इसके नीचे नहीं आता, जाने दो मुझे। वो आदमी गिड़गिड़ा ही रहा था। अचानक से गुड़िया से बनी उस आकार ने सीधा उस आदमी के करीब जाकर उसे पूरी तरह से धक्का दिया। सारी काले रंग वाली गुड़िया उस आदमी का मांस नोचकर खाने लगी। देखते ही देखते उस आदमी की केवल हड्डी ही बची थी। उसके बाद वो गुड़िया वापस से पूरी बरगद के पेड़ पर जाकर लटक गई। साथ ही उसमें एक और गुड़िया आ चुकी थी, जो उस आदमी की थी। वो आदमी गुड़िया में कैद हो चुका था। वो आदमी खुद से चीखते चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं गुड़िया में कैसे बदल गया? किसने मेरी आत्मा कैद की? कोई तो मुझे बचाओ, मुझे मुक्त करो। तभी अचानक किसी की आवाज़ सुनाई दी, अरे भाई उठ जाओ, जब से ट्रेन में चढ़े हो तब से गहरी नींद में सो ही रहे हो। पूरी ट्रेन खाली होने को आ गई, पर अब तक तुम्हारी नींद खत्म नहीं हुई। ट्रेन के अंदर मौजूद रजत सीट पर आराम से सोया हुआ था। उसके पास खड़ा होकर एक आदमी उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। यह रजत का ही दोस्त रमेश था। ऊपर से अब तक ट्रेन पूरी खाली हो चुकी थी। रमेश ने रजत को उठाते हुए फिर से कहा, जल्दी उठो भाई, तुम्हारे कारण हमारा स्टेशन भी पीछे निकल गया है। पता नहीं हमारी तो मत मारी गई थी जो तुम्हारे साथ घूमने आने के लिए हामी भरी। गहरी नींद में सो रहे रजत की नींद खुलने वाली देखकर रमेश जोर से रजत को हिलाने लगा। रजत उठकर बैठते हुए बोला, क्या है, इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हो? अभी तो मेरी नींद पूरी भी नहीं हुई। इस पर रमेश ने तुरंत पलटकर कहा, यहाँ ट्रेन काफ़ी आगे निकल चुकी है और तुम्हें सोने की पड़ी है। रजत ने हैरानी से चौंकते हुए कहा, क्या ट्रेन आगे निकल गई? पर तुमने पहले उठाया क्यों नहीं? रमेश ने चिढ़ते हुए कहा, इतनी देर से उठाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, पर तुम हो कि मुर्दों की तरह सो पड़े हो। रजत को खुद की गलती पर अफसोस हुआ और इस कारण वो रमेश से सवाल जवाब करना सही नहीं समझता और उसके बाद दोनों चलती ट्रेन से जल्दी स्टेशन पर उतर गए। पर ट्रेन छूटने की वजह से दोनों को अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहुंचने में काफ़ी वक्त लगने वाला था। ऊपर से सूरज भी ढलना शुरू हो गया था। वैसे रजत पुणे से लंबा सफ़र तय करके अरुणाचल प्रदेश घूमने के लिए आया था। कुछ घंटों के बाद रजत और उसका दोस्त दोनों ही सही जगह पर पहुंच चुके थे। अरुणाचल प्रदेश देखने में काफ़ी हरियाली और पहाड़ियों का क्षेत्र है। इस वक्त रात के काले स्याहे में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गांव का इलाका होने के कारण लाइट की काफ़ी तंगी थी। टूटे फूटे सड़क पर केवल एक या दो ही लाइट जल रही थी। बस स्टैंड से उतरते ही दोनों को पैदल चलकर पास के गांव में शरण लेनी थी, इसलिए दोनों चलते चलते इधर उधर देखने लगे। उतने में रमेश ने रजत से कहा, और कितना लंबा सफ़र करना पड़ेगा? अब
अब तो हड्डियाँ भी दुखने लगी, ऊपर से नींद भी बहुत आ रही है। रजत ने तुरंत रमेश की बात का जवाब देते हुए कहा, थोड़ी देर और चल लो, कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी जहाँ पर आराम कर पाए। कुछ देर बाद रमेश थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इस पर रजत ने तुरंत पलटकर कहा, क्या हुआ तुम्हें? अभी से थक गए? अभी तो थोड़ा और चलना है। रमेश ने चैन से सांस लेते हुए कहा, अभी थोड़ा आराम करने दो, पूरी तरह से थक चुका हूँ। इस पर रजत ने रमेश से कहा, ठीक है, आराम करो, मैं अभी हल्का होकर आता हूँ। इतना कहकर रजत वहाँ से चला गया। वहीं रमेश अकेले बैठा हुआ इधर उधर देख रहा था। तब भी उसकी नज़र थोड़ी दूर पर पड़ी। सामने कोई धुंधली धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी। रमेश खुद से बुदबुदाते हुए बोला, ये इतनी रात में दूसरी तरफ कौन है? रमेश उस शख्स को देख रहा था। तभी उसकी आंखें हल्की सी लाल रंग में चमक उठी, जिसे देखकर रमेश घबरा उठा। रमेश आसपास रजत को खोजने लगा, जो कि कुछ ही दूरी पर खड़ा था। रमेश का ध्यान उसी तरफ था। रमेश से रहा नहीं गया और वो तुरंत उठकर वहाँ जाने लगा। रास्ते में थोड़ी दूर चलकर जैसे ही रास्ता पार किया, लेकिन अभी भी उसका रूप स्पष्ट तरह से नहीं दिख रहा था। थोड़ा सा और पास जाने के बाद रमेश को वो इंसान का आकार हवा में लहराते हुए दिखाई देने लगा, जैसे कोई परछाई हवा में हल्की हल्की लहरा रही हो। रमेश के माथे से पसीने की बूंदें छूटने लगी। रमेश ने खुद से हकलाते हुए कहा, क्या चीज़ है ये? हवा में कोई इंसान तो लहरा नहीं सकता, कहीं कोई बुरी शक्ति तो नहीं? अगले पल रमेश की आंखों के सामने से वो परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी और थोड़े ही पल में पूरी तरह से ओझल हो गई। रमेश को ये देखकर थोड़ी राहत मिली ही थी, अचानक से रमेश के पैर के नीचे कुछ अजीब सा गीला गीला महसूस होने लगा, जैसे उसके पैर के नीचे कुछ हो। जैसे ही रमेश ने मोबाइल की टॉर्च से देखा तो एकदम से घबरा कर पीछे हट गया। रमेश के पैर के नीचे काफ़ी सारा खून पड़ा हुआ था। देखने में खून काफ़ी ज़्यादा ताज़ा लग रहा था, जैसे वो खून अभी का हो। साथ ही एक काले रंग की गुड़िया भी रखी हुई थी। इसके बाद रमेश कोई प्रतिक्रिया कर पाता, तभी किसी ने एकाएक रमेश के कंधे पर हाथ रख दिया, जिससे रमेश और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया। हैरानी से रमेश के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, पर उससे पहले रमेश की नज़र रजत पर पड़ चुकी थी। रमेश ने थोड़ा शांत होते हुए रजत से कहा, यार तुमने तो डरा ही दिया था मुझे, ऐसे ही अचानक से हाथ रखने की क्या ज़रूरत थी? आवाज़ भी लगा सकते थे। रमेश की बात का रजत जवाब देते हुए बोला, अरे मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, पर ये बताओ कि तुम अंधेरे में कहाँ टहल रहे हो? तभी रमेश के चेहरे पर एकदम से घबराहट छा गई, जिसे देखकर रजत सवाल करने ही वाला था। उससे पहले रमेश ने तुरंत ज़मीन की तरफ इशारा कर दिया। जैसे ही रजत ने ज़मीन पर देखा, उसके भी चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। रजत ने तुरंत घबराहट भरी आवाज़ में कहा, ये इतना सारा खून किसका है? ये पैर में से तो खून नहीं निकल रहा ना? नहीं नहीं, मेरे पैर से नहीं, शायद इस गुड़िया से निकल रहा है, रमेश ने जवाब देते हुए कहा। ये सुनकर रजत तुरंत चौंकते हुए बोला, क्या? रजत ने तुरंत ज़मीन पर देखा तो काली गुड़िया पड़ी थी। देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसी में से खून निकल रहा हो। रजत के चेहरे पर अजीब से भाव भर आए थे। उसे तो काली गुड़िया देखी हुई सी लग रही थी। अगले पल रजत ने खुद से हकलाते हुए बोला, ऐसी गुड़िया तो हूबहू उस सपने के बरगद के पेड़ पर टंगी हुई थी, पर यहाँ पर कैसे? रजत को सोचता हुआ देखकर रमेश ने तुरंत जवाब करते हुए बोला, क्या हुआ? कहाँ खो गया? इसके बाद रमेश तुरंत बात बदलते हुए बोला, तू मेरी इस बात पर ध्यान मत दे और जल्दी यहाँ से चलते हैं, गांव में ये सब तो नॉर्मल होता है। रजत ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, ये गुड़िया नॉर्मल नहीं है, ये तो। रजत के इतना कहते ही अचानक से उस गुड़िया के अंदर से काले रंग का बड़ा सा साया निकलकर बाहर आने लगा। देखने में उस साये का आकार काफ़ी बड़ा था, जिसे देखकर रजत और रमेश के पैर थर थर काँपने लगे। रजत यहीं पर काँप ही रहा था, उतने में रमेश ने वहाँ से भागते हुए कहा, भाग चल रजत, ये कोई भयानक शैतान लग रहा है, मार डालेगा ये।
रमेश को भागता देख रजत भी गुड़िया को हाथ से छोड़कर भागने लगा। दोनों काफ़ी देर तक भागते भागते बहुत दूर तक आ चुके थे। रजत एक जगह पर रुककर चैन से सांस लेने ही वाला था, तभी रजत ने खुशी से कहा, वो देखो, वो सामने कई सारे घर दिखाई दे रहे हैं। शायद ये कोई गांव है। इसके बाद दोनों जल्दी से गांव के अंदर चले गए। वहां पहुंचते ही आसपास केवल कुछ ही घरों में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। रजत ने तुरंत रमेश से कहा, किसी से पूछते हैं, क्या कोई हमें अपने घर में रुकने की जगह देगा? रमेश भी रजत की बात में हामी भरकर पास के घर पर पहुंचकर गेट खटखटाने लगे। कुछ पल खटखटाने के बाद एक आदमी की अंदर से आवाज़ सुनाई दी, कौन है इस वक्त? कौन गेट खटखटा रहा है? इतना कहते हुए उस घर से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आकर खड़ा हो गया। इस पर रजत ने तुरंत जवाब देते हुए बोला, हम काफ़ी दूर शहर से आए हैं। क्या आप हमें अपने घर में रुकने की जगह दे सकते हैं? इस पर उस आदमी ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, बल्कि तुम्हें इस गांव में आना भी नहीं चाहिए था। ऐसा क्यों काका? रमेश ने पूछते हुए कहा। उस आदमी ने आगे कहा, ये गांव नए लोगों को नहीं अपनाता है। जो भी यहाँ आता है उसे मरना पड़ता है। इसलिए मेरी मानो, यहाँ से चले जाओ। रजत ने तुरंत पलटकर कहा, पर इतनी रात में हम कहाँ जाएं? ऊपर से थक भी चुके हैं। आज रुकने दीजिए, हम पक्का सुबह चले जाएंगे। वो आदमी फिर से मना करते हुए बोला, मेरी बात मानो, मत रुको यहाँ। उस आदमी ने बहुत मना किया, पर दोनों मानने वाले कहाँ थे। काफ़ी ज़्यादा मनाने के बाद आखिर वो आदमी मान ही गया। उस आदमी ने कहा, ठीक है, एक रात तुम रुक सकते हो, पर रात में अपनी आंखें मत खोलना, वरना। इतना कहकर वो आदमी चुप हो गया। रजत का तो मन हुआ उससे पूरी बात जान कर रहे, लेकिन अभी उसे आराम की काफ़ी ज़रूरत थी। इसलिए रजत और रमेश दोनों सीधा घर के अंदर घुस गए। उस आदमी का घर अंदर से काफ़ी पुराना था। ज़्यादा सामान भी नहीं था, बस 2 कमरे थे। रजत उस कमरे में एकटक नज़र मार ही रहा था। अचानक उसकी नज़र दीवार पर अटक गई। उस चीज़ को देखकर रजत की आंखों में एक अजीब सा भय दिखने लगा था। रजत ने काँपते हुए कहा, ये तो वही चीज़ है। ये सुनकर रमेश और वो आदमी दोनों उसी तरफ देखने लगे। सामने एक दीवार पर काली गुड़िया लटकी हुई थी, जैसी रोड पर पड़ी थी, जिसमें से खून निकल रहा था। तभी उस आदमी ने तुरंत बात को दबाते हुए कहा, यह गुड़िया तो बस ऐसे ही लगा रखी है, तुम लोग इस पर ध्यान मत दो। इसके बाद रजत और रमेश दोनों उस आदमी के घर खाना खाकर सो गए। वहीं रात के 2 बजे ही थे। अचानक से रजत की नींद खुली तो वो खुद को इस वक्त घर में नहीं बल्कि किसी सुनसान जगह पर अकेला पाया। रजत इस वक्त मिट्टी पर लेटा हुआ था। जैसे ही रजत को एहसास हुआ, वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। रजत ने खुद से घबराते हुए कहा, आखिर मैं अचानक घर से यहाँ कैसे आ गया? और रमेश कहाँ है? मैं अकेले यहाँ क्या कर रहा हूँ? रजत इस बारे में ज़्यादा कुछ सोच पाता, उतने में ठंडी हवा रजत के शरीर को स्पर्श करने लगी। रजत ने आसपास देखा ही था, उतने में रजत को एहसास होने लगा कि ये जगह थोड़ी सी जानी पहचानी सी है। तभी रजत के सामने ज़मीन को चीर कर बड़े बड़े काले शैतान निकलने लगे, जो देखने में उसी गुड़िया की तरह दिख रहे थे। ज़मीन से शैतान निकलते हुए देखकर रजत तेज़ी से भागने लगा। रजत ने भागते हुए खुद से कहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आसपास कोई भी नहीं जो शैतान से बचा सके मुझे। रजत भागते भागते जिधर जा रहा था, उसके पीछे पीछे ज़मीन से शैतान निकल रहे थे। धीरे धीरे शैतान रजत को मिलकर घेरने लगे थे। रजत इधर उधर कदम रख रहा था, उसी तरफ शैतान निकलकर खड़े होने लगे थे। कुछ ही पल में रजत पूरी तरह से घिर चुका था। रजत ने कांपते हुए आवाज़ में कहा, क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे जाने दो। रजत यही सब बड़बड़ा रहा था। उतने में रजत ने देखा सामने वही बरगद का पेड़ मौजूद था, जिस पर कई सारे रंग की गुड़िया लटकी हुई थी। उतने में उसी बरगद से एक बड़ा सा खतरनाक साया निकलकर रजत के सामने खड़ा हो गया। उस साये का आकार बेहद बड़ा और डरावना था। उसके मुंह में बड़े बड़े दांत बाहर की तरफ निकले दिख रहे थे। हाथों के नाखून भी काफ़ी भयानक थे। आंखें भी एकदम लाल दिख रही थी। रजत ने उसे देखकर कांपते हुए स्वर में कहा, इतना बड़ा साया
आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। ज़रूर ये मुझे मारना चाहता है। रजत ये सोच ही रहा था, अचानक से उस साये ने सीधा रजत के ऊपर हमला कर दिया। उसके पैने नाखून सीधा रजत के शरीर पर लगे, जिससे रजत घायल हो गया। रजत खुद को संभाल पाता उतने में एक और हमला वो साया करने ही वाला था, लेकिन अचानक से किसी की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी भागो वहाँ से। इतने में रजत ने देखा सामने एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने अपने शरीर पर शॉल ओढ़ रखी थी। वो आदमी जल्दी से रजत को भगाने के लिए ज़ोर देने लगा। रजत जैसे तैसे करके वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। उसी बीच उस बड़े से साये ने आदमी पर हमला करना चाहा, लेकिन उसके ऊपर हमले का असर नहीं हुआ। रजत ने यह देखकर काफ़ी कुछ सोचने लगा और उस आदमी से सवाल करते हुए कहा, इसके नाखून के असर तुम्हारे शरीर पर नहीं हुए, पर यह कैसे संभव है? आखिर कौन हो तुम? तभी उस आदमी ने अपने पास से एक अजीब सा धागा दिखाते हुए बोला, ये देखो, ये जब तक मेरे पास है तब तक ये बेताल मेरे करीब नहीं आ सकता। इस पर रजत चौंकते हुए बोला, क्या ये कोई शैतान नहीं बल्कि एक बेताल है? तभी बेताल गुस्से के साथ रजत की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर उस आदमी ने रजत के हाथ में वो अजीब सा धागा पकड़ा दिया और बेताल उस पर हमले करने लगा। देखते ही देखते रजत के सामने बेताल ने उस आदमी को बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया। रजत की आंखों में खौफ पूरी तरह भर चुका था। उसके बाद बेताल जैसे ही रजत के करीब आकर उसकी गर्दन पकड़ी, उतने में रजत ने ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। इसी के साथ रजत की नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गया। इस वक्त रजत काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। कमरे में गहरी शांति छाई हुई थी। साथ ही एक लालटेन काफ़ी हल्की रोशनी में जल रही थी। बाहर की ठंडी हवा आने के बावजूद भी रजत के चेहरे पर काफ़ी पसीना था। उतने में रजत के बगल में सोए रमेश की नींद खुल गई। इतनी रात में रजत को घबराया देखकर रमेश ने कहा, क्या हुआ? इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर घबराहट क्यों है? क्या कोई भयानक सपना देखा? रमेश की बात का जवाब देते हुए रजत ने कहा, बस एक बुरा सपना था। खैर, मेरे कारण तुम भी उठ गए। इसके बाद दोनों थोड़ी बहुत बातचीत करके वापस से सो गए। वहीं सुबह के 9 बजे उस घर के मालिक की आवाज़ सुनाई देती है, उठ जाओ, तुम दोनों की सुबह कब होगी? तुम दोनों को यहाँ से जाना भी होगा। इतने में रमेश उठकर बैठता हुआ बोला, पर क्यों? क्या हम कुछ समय यहाँ नहीं गुजार सकते? नहीं, तुम्हें बताया था ना इस गांव के बारे में, उस आदमी ने रमेश को जवाब देते हुए कहा। रमेश के दिमाग में कल रात की बात चल ही रही थी। उतने में उस आदमी ने आगे आते हुए कहा, तुमने रात बिता ली, अब इस गांव को छोड़कर चले जाओ। रमेश ने तुरंत कहा, पर हमें थोड़ा और रुकना है यहाँ पर। उस आदमी ने गुस्से से बौखलाते हुए कहा, तुम्हें रखने के कारण इस गांव में एक आदमी की मौत हो गई। रमेश ने हैरानी से ज़ोर से कहा, क्या? इस बात पर रजत की भी नींद खुल चुकी थी। वो तुरंत उठकर बैठ गया। रजत ने कड़क आवाज़ में कहा, आखिर मौत किसकी हुई है? रजत की बात का उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आदमी सीधा चुपचाप घर से बाहर निकलकर चला गया। कुछ ही देर में रजत और रमेश दोनों बाहर निकल पड़े और उस आदमी का पीछा करते करते गांव की भीड़ के पास पहुंच गए, जहां कुछ लोग किसी को घेर कर खड़े थे। रजत लोगों की भीड़ में देखने की कोशिश करने लगा। उसे ज़मीन पर पड़ी एक आदमी की लाश दिखाई दी। उस लाश का चेहरा देखते ही रजत के पसीने छूट पड़े। रजत ने हकलाते हुए कहा, ये तो वही आदमी है जो कल रात मुझे सपने में दिखा था, लेकिन उसकी मौत तो सपने में हुई थी। ये सच कैसे हो सकता है? वो सपना सच तो नहीं? रजत यही सब बड़बड़ा ही रहा था। तभी रजत जिसके घर में रह रहा था, उस आदमी ने कहा, ये सब किसी के कारण हुआ है। अगर मैंने इसे रहने के लिए जगह ना दी होती तो यह आदमी नहीं मरता। आसपास की भीड़ रजत को ही देखे जा रही थी। उतने में उस आदमी ने आगे बात जारी रखते हुए कहा, इसको और इसके साथी को अभी निकलने में यहाँ से भलाई है, वरना सारा गांव आने वाले काल का सामना नहीं कर पाएगा। निकालो इन दोनों को गांव से। उस आदमी की बात से सहमत होकर आसपास मौजूद सभी लोग ज़ोर से चिल्लाते हुए बोले, हाँ, दोनों को जल्दी गांव से निकाल देना चाहिए। चले जाओ तुम दोनों यहाँ से, निकल जाओ बाहर।
गांव वालों की बात में एक अलग ही गुस्सा नज़र आ रहा था। रजत और रमेश दोनों भाप चुके थे कि अब वो इस गांव में एक पल भी नहीं रुक पाएंगे। दोनों अपना सामान लेकर गांव से निकल ही रहे थे कि अचानक से कोई अदृश्य शक्ति उन दोनों को गांव से बाहर नहीं निकलने दे रही थी। आखिर कौन सी शक्ति थी रजत और रमेश को जो बाहर निकलने नहीं दे रही थी? क्या गांव वालों पर किसी बेताल का श्राप मंडरा रहा है? क्या रजत भी गांव वालों की तरह श्राप में उलझा तो नहीं? इन सवालों के जवाब तो आपको इस कहानी के अगले पार्ट में ही मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। मैं बहुत जल्द फिर मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।